कहानी की शुरुआत होती है एक भारी और भावुक माहौल से, जहां डंक अपने गुरु सर आरलान की मौत के बाद उनके बारे में कई लोगों को बता रहा है। आरलान ने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो जमीन कमाई, ना धन दौलत और ना ही उनके कोई बच्चे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस लोगों की भलाई में गुजार दी और एक सीधे साधे ढंग से जिए। डंक उनके जाने के बाद बेहद अकेला हो चुका है और इस वक्त वो एशफोर्ड के बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचा है। वहां पहुंचकर डंक लॉर्ड लियो टायरल सहित कई लोगों से मिलता है और अपने गुरु सर आरलान का नाम लेता है। लेकिन अफसोस, वहां मौजूद कोई भी शख्स सर आरलान को याद नहीं करता कि उन्होंने कभी उनके यहाँ सेवा की थी। तभी वहां का माहौल बदल जाता है जब शाही टारगेरियन राजकुमारों की एंट्री होती है। प्रिंस बेलोर, मैकार और एरियन मैदान में पहुंचते हैं। किंग्सगार्ड के दो योद्धा सर रोलैंड क्रैकहॉल और सर डोनल डंक से मिलते हैं, लेकिन वे सीधे उसकी काबिलियत और उसके एक असली नाइट होने की सच्चाई पर शक जता देते हैं। इसी बीच डंक को पता चलता है कि राजकुमार मैकार के दो बच्चे डेरॉन और एगॉन अचानक लापता हो चुके हैं। डंक इस मुश्किल घड़ी में टारगेरियन राजकुमारों के पास जाता है ताकि वे टूर्नामेंट में लड़ने के लिए उसकी गवाही दे सकें। यहाँ राजकुमार बेलोर को बूढ़े आरलान की याद आती है और वो डंक के लिए गवाही दे देते हैं, लेकिन साथ ही डंक को एक कड़क निर्देश देते हैं कि उसे टूर्नामेंट में उतरने से पहले अपनी खुद की ढाल पर अपना एक नया कोट ऑफ आर्म्स यानी शाही प्रतीक बनवाना होगा। डंक वहां एक कलाकार तानसेल का कठपुतली नाटक देखता है और उससे प्रभावित होकर अपनी ढाल पर नया प्रतीक बनवाने की गुजारिश करता है। लेकिन डंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि उसके पास ना तो पूरा आर्मर था और ना ही पैसे। टूर्नामेंट में उतरने की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन बिना आर्मर के मैदान में जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। डंक अपनी जेब में पड़े मात्र 2 सिक्कों को लेकर पूरे बाजार में घूमता है और आखिरकार उसकी नजर एक लोहार स्टीली पीट की दुकान पर पड़ती है। वहां मजबूत और बेहतरीन आर्मर्स को देखकर डंक पीट से अपने लिए एक नया आर्मर तैयार करने को कहता है, लेकिन जैसे ही पीट उसकी कीमत बताता है, डंक हैरान रह जाता है। पूरे 800 सिक्के! इतनी बड़ी रकम डंक के पास नहीं थी, इसलिए वो मोल तोल करने के लिए अपने गुरु का पुराना आर्मर, जो कि छोटे साइज का था, पीट को बेचने का ऑफर देता है। पीट उस पुराने आर्मर के मेटल का इस्तेमाल करने की शर्त पर कीमत घटाकर 600 सिक्के करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कड़वी हकीकत ये थी कि डंक के पास केवल 2 सिक्के थे। वो पीट को कसम खाता है कि वो टूर्नामेंट जीतकर सारा पैसा चुका देगा। पीट उस पर तंज कसता है कि क्या बाकी सब सिर्फ उसके लिए तालियां बजाने आए हैं, लेकिन फिर भी वो डंक को केवल 1 दिन की मोहलत देता है। इसी बीच मैदान में टूर्नामेंट का बिगुल फूंक दिया जाता है। डंक और उसका छोटा शागिर्द एग दर्शकों के बीच खड़े होकर पहली भिड़ंत देखते हैं, जिसमें प्रिंस वेलार टारगेरियन और लॉर्ड मेडगार टली जैसे बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। मैदान में लांस के टूटने और घोड़ों की दौड़ को देखकर डंक के अंदर का डर और बढ़ जाता है। रात में जब वे दोनों अपने कैंप में लौटते हैं तो डंक बुरी तरह हताश हो चुका होता है। उसे याद आता है कि सर आरलान ने अपनी 60 साल की लंबी जिंदगी में कभी कोई बड़ी शोहरत या चैंपियनशिप नहीं जीती थी और वे बेहद तंग हाली में गुमनाम मौत मर गए। डंक एग के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि जब उसके गुरु जैसे अच्छे योद्धा को कभी शोहरत नहीं मिली तो उसके पास क्या मौका है। लेकिन तभी एग अचानक अपनी लकड़ी की तलवार उठाता है और हवा में चलाते हुए चिल्लाता है, क्या तुम हार मान रहे हो ब्लैकफायर के कमीनों? एक छोटे से शागिर्द के मुंह से निकले इन शाही और आक्रामक शब्दों को सुनकर डंक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। एग के मुंह से निकले उन हैरान करने वाले शब्दों के बाद डंक के दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट की चुनौतियां उसके सामने मुंह बाए खड़ी थीं। अगले दिन मैदान में एक रस्साकशी का मुकाबला आयोजित किया जाता है। इस खेल में लॉर्ड लायनल डंक और एग दोनों को अपनी टीम में मदद करने के लिए शामिल कर लेते हैं। डंक अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करता है और कड़ी मशक्कत के बाद वे ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इस खेल से मिले इनाम और जरूरी इंतजामों के बाद डंक सीधे लोहार स्टीली पेट के पास जाता है और पूरे सिक्कों का भुगतान करके आखिरकार अपने लिए वो नया आर्मर हासिल कर लेता है। आर्मर मिलने के बाद डंक सीधा कलाकार तानसेल के पास पहुंचता है। तानसेल उसकी नई ढाल पर एक नया कोट ऑफ आर्म्स पेंट करना शुरू करती है। डंक बड़े चाव से उस कला को देखता है और तानसेल के प्रति उसके मन में एक आकर्षण जागने लगता है। उसे लगता है कि उसकी नई पहचान अब पूरी तरह तैयार है और वो मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। लेकिन तभी कैंप में एक भारी उथल पुथल मच जाती है। चारों तरफ से शोर शराबा होने लगता है। डंक जब बाहर आकर देखता है तो पूरा नजारा बदला हुआ था। टूर्नामेंट के पहले पड़ाव के रोमांच के बीच अचानक एक गहरा तनाव छा जाता है। डंक और एग अपने कैंप में वापस आते हैं। अपने गुरु के अधूरे इतिहास, पैसों की जद्दोजहद और इस पूरे घटनाक्रम के बीच डंक के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अंदर से बेहद अकेला और उदास महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके गुरु ने अपनी लंबी जिंदगी में कभी नाम या शोहरत हासिल नहीं की और आज इस बड़े मंच पर उनके अस्तित्व को संभालने वाला सिर्फ वही अकेला बचा है। ये जिम्मेदारी उसके हौसले को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। कैंप में वापस लौटने के बाद डंक के दिलो दिमाग पर निराशा और जिम्मेदारी का बोझ पूरी तरह हावी हो जाता है। वो भारी मन से सोचता है कि महान और बड़े नाइट कभी भी इस तरह सड़कों के किनारे या किसी कीचड़ भरे रास्ते पर गुमनाम मौत नहीं मरते।
सर आरलान तलवारबाजी या लांस चलाने में कोई बहुत माहिर या गॉड गिफ्टेड योद्धा नहीं थे। वे शराब भी पीते थे और एक बेहद कड़े स्वभाव के इंसान थे जिनका कोई दोस्त भी नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल बिता दिए लेकिन कभी कोई चैंपियनशिप नहीं जीती। ऐसे में डंक खुद से सवाल करता है कि जब उसके गुरु जैसा इंसान कभी चैंपियन नहीं बन पाया तो उसकी खुद की क्या औकात है। लेकिन तभी डंक को एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। भले ही सर आरलान का इस दुनिया में कोई सगा परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने डंक को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला और संभाला। उन्होंने डंक को एक सच्चा और सम्मानजनक इंसान बनना सिखाया। आज भले ही वहां मौजूद बड़े बड़े अमीर लॉर्ड्स में से किसी को भी उनका नाम तक याद न हो, लेकिन उनका नाम सर आरलान ऑफ पेनीट्री था और डंक ही उनका इकलौता और असली वजूद है। अपने गुरु की दी हुई इसी सीख और सम्मान को याद करके डंक के अंदर का सारा डर गायब हो जाता है और उसका हौसला वापस लौट आता है। वो पूरी तरह ठान लेता है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। वो एग की तरफ देखता है और पूरे जज्बे के साथ कहता है कि कल सुबह जब टूर्नामेंट का असली मुकाबला शुरू होगा तो वो मैदान में उतरकर उन सभी बड़े लॉर्ड्स को ये दिखा देगा कि उसके गुरु के हाथों ने सच में क्या तराशा है और एक सच्चे नाइट की ताकत क्या होती है।